बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़ में। आपका नताई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज अहम ख़बरें आपके सामने पहले रख दूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जब सदर पाकिस्तान नहीं थे तो उनके क्या जज्बात और एहसासात थे हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनके हवाले से, और फिर जो अहम शख्सियात हैं उनके हवाले से क्या जज्बात वो रखते थे, और फिर जब वो सदर पाकिस्तान बन चुके हैं तो अब उनके क्या एहसासात और जज्बात हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि साइफर केस जो कि अपीलें हैं इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, और अपीलें दो रुकनी बेंच सुन रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आज उसकी समाअत हुई और उसमें क्या तफसीलात और क्या जो है जजेस के रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रखने हैं। लेकिन हस्बे मामूल आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से छोटी सी गुजारिश कि एक तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मालूमात में इजाफा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जनाब, अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाजा करें तो मेरे पेज को फॉलो करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जनाब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 से 2018 के दरमियान का जो टेन्योर था, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और रहील शरीफ आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के। तो उस दौरान गड़ी खुदा बख्श में एक तकरीब हो रही थी और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वहाँ पे एक तकरीर इरशाद फरमाई थी। और उस तकरीर के अंदर उन्होंने कहा था और अहम शख्सियात को कहा था कि आप लोग 3 साल के लिए आते हैं और हमने हमेशा के लिए यहीं रहना है। हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे अगर आप हमें छेड़ेंगे। ये बड़े मशहूर उनके अल्फाज थे। और ये अल्फाज अदा करने के बाद, ये अरशाद फरमाने के बाद वो दुबई चले गए थे और काफ़ी तकरीबन 2 2.5 साल वो दुबई में क़याम पज़ीर रहे थे। वहीं से बैठकर उन्होंने अपनी सियासत की थी जब तक उनके मामलात सेटल नहीं हो जाते थे, क्योंकि ये बहुत बड़े अल्फाज थे और बहुत बड़े जो है उनकी जानिब से बोले गए थे। एक्चुअली हमें कहना चाहिए ये बोलने के बाद वो नेक्स्ट दस्तयाब फ़्लाइट से पाकिस्तान छोड़ गए थे। और ये चूँकि ज़ाहिर है उनके जो अलक़ाबात थे या जो इरशादात थे वो उस वक्त के आर्मी चीफ को मुखातिब करके उन्होंने कहा था, तो उसके बाद उनका पाकिस्तान में रहना शायद थोड़ा मुश्किल था। फिर जनाब, कल एक वाक़या हुआ और बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था कि हमारी जो फोर्सेज हैं, एक चेक पोस्ट पर हमला हुआ वज़ीरिस्तान में और हमारे कीमती जानें उनका ज़िया हुआ, वहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए। अल्लाह ताला उनके ख़ानदानों को, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और अजीम साने को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी फोर्सेस हमारे माथे का झूमर है और इस मुल्क की जब भी इस मुल्क को ज़रूरत पड़ी हमारी फोर्सेस ने आगे बढ़कर इस मुल्क की दफ़ा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और हम बड़ी लकी कौम है कि हमारी फ़ौज जो है मुसलमान कौम की अगर बात करें कि हमारी एक मजबूत तरीन फ़ौज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान इस वक्त अगर उसकी सरहदों की हिफाजत की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, बैरूनी ख़तरात से अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज हैं। ये और बात है कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जो और इंतशार की कफ़ीतें हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन सरहदात की जहाँ तक बात है, सरहदों की जहाँ तक बात है, बाउंड्रीज़ की जहाँ तक बात है, तो उस हवाले से हम बड़े लकी हैं और हमारी फोर्सेज जो हैं वो हम वक्त चौकन्ना रहती हैं और अपनी जो उनके फ़राइज़ हैं उनकी अंजामदेही में कोई भी कसर उठा नहीं रखती। तो जनाब, कल एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ रहा। उस वाक़े के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब भी शहदा की जो उनकी जनाज़ों में शिरकत के लिए पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने तकरीब से एक मुख्तसर ख़िताब किया। उस ख़िताब के दरमियान उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये जितने भी दहशतगर्द हैं हम इनको नहीं छोड़ेंगे और इनका हम पीछा करेंगे, और करना भी चाहिए ऑब्वियसली। और आज किया भी है पाकिस्तान फ़ौज ने, और जो जन्म हासिल किया बहुत सारे दहशतगर्दों को शुमाली वज़ीरिस्तान में। और आसिफ अली ज़रदारी साहब के वो अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि हम इनको जो है किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, इनसे हम भरपूर बदला लेंगे। और हमारे बच्चों पे इन्होंने हमला किया है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये जब वो सदर पाकिस्तान है अभी इस तरह के अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं, तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जनाबे वाला, जब आप इक़्तिदार में नहीं होते, जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं, तो फिर आपके ख़यालात, तसव्वुरात और एहसासात कुछ और होते हैं। और जब आप अब बरसरे इक़्तिदार हैं और आप जैसे इक़्तिदार में आए हैं, हालांकि आपके ऊपर बहुत सारे केसेस थे, जाली जो अकाउंट केस था और यान अली केस था, ये सारे आपके हवाले से केसेस थे और बहुत सारे केसेस हैं, अनगिनत केसेस हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर। लेकिन उस सब और ये आसिफ अली ज़रदारी साहब को, ये जो उनके वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके नीचे अभी आइनी तौर पर देखा जाए उनके नीचे काम करते हैं, तो वो जो इरशाद फरमाया करते थे कि अगर मैं इलेक्शन के बाद आसिफ अली ज़रदारी को अगर लाहौर, लड़काना और कराची की सड़कों पर ना घसीटूँ तो मुझे शहबाज शरीफ ही ना कहना,
ये मतलब सियासत के रंग आपको बता रहा हूँ कि सियासत करवाती क्या है इंसान से। जब आप अपने मफादात को लेकर चलते हैं तो आपसे क्या क्या काम लिए जाते हैं या हो जाते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब को अब चूंकि सदर पाकिस्तान बनाया गया है और 17 सीटें मेरे ख्याल में नून लीग जीती थी और इतनी कोई 12-15 सीटें पीपल पार्टी ने जीती थी। अब ये जितवाई गई, उसके बाद कैसे जितवाई गई ये एक और बहस है और ये कहानी फिर से ही कैसे जितवाई गई। वो जीते, वो एक चूं चूं का मरबा फिर बना, PDM 2.0 बनी और फिर वो सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हो गए और ख़ुद साख्ता जो है वो फाइज हुए। हालांकि अवाम ने ना मैंडेट खैर उनको चाहिए भी नहीं था, चूंकि वो सदर पाकिस्तान का आईनी होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है सदर पाकिस्तान को भी इलेक्ट करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वो जिस तरीके से जिस एक स्टाइल से वो असम्बली में पहुंचे, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और किसी से वो चीज़ पोशीदा नहीं है कि कैसे कैसे सारे लोग पहुंचे। तो आसिफ अली जरदारी साहब के अब सारे जो उनके ख्यालात हैं वो एकदम से तब्दील हुए हैं और अल्लाह करे कि ये ख्यालात ऐसे ही रहें और अवाम की जो जज्बात की तर्जुमानी वो कर रहे थे, कल उनकी जो स्पीच थी, मुख्तसर स्पीच थी, वो उसकी तर्जुमानी करते रहें। लेकिन बड़ा डेंजरस मामला है और आसिफ अली जरदारी साहब की बीमारी के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स थी कि दिमागी तौर पर ये सेहतमंद नहीं है और बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, इस तरह की चीज़ें थी। आल्दो वो हमारे अब सदर हैं, हमारे मुल्क का वो एक कीमती असासा हैं, मुफाहमत के वो बादशाह हैं। मिस्टर 10% लोग कहते थे वो चले, अलग बात है, उस बहस को हम नहीं छेड़ते। शहबाज शरीफ साहब उनको घसीटने की बात करते थे, उस बहस में भी नहीं जाते। लेकिन अब बहरहाल वो सदर पाकिस्तान है और हमें उनकी इज़्ज़त भी करनी है, उनकी जो है उनकी इज़्ज़त हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनके वो सुप्रीम कमांडर हैं और सुप्रीम कमांडर होने के नाते से उनकी कल की जो तकरीर थी वो बनती थी। लेकिन जनाबे वाला ये चीज़ पहले भी नज़रअंदाज नहीं की जानी चाहिए कि जब आप सियासत में हो, जब आप इन पावर हों, तो फिर आपके ख्यालात और जज्बात कुछ और हों, एहसासात कुछ और हों। लेकिन जैसे ही आप कुर्सी से उतरें तो फिर आपके ख्यालात, जज्बात और एहसासात जो वो तब्दील हो जाएं, ये थोड़ी सी अनफेयर एक पॉलिसी होती है और मेरे ख्याल में इससे अवॉइड करना चाहिए तमाम सियासतदानों को, एक्सेप्ट इमरान अहमद खान नियाज़ी, क्योंकि इमरान खान साहब की कहानी कुछ और है और उनके साथ जो कुछ हुआ है वो तारीख़ में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। सो उनको थोड़ा सा हम उनको देते हैं, थोड़ा कुशन देते हैं। उसके अलावा मैं सबकी बात कर रहा हूँ। फिर जनाब हम आते हैं दूसरी खबर की जानिब कि आज साइफर केस के हवाले से समाअत हुई और साइफर केस की जो समाअत थी, यानी कि अपीलें थी, अपील दायर की गई थी इमरान खान साहब की जानिब से और शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कि जिस तरीके से इसका ट्रायल चला और जिस बुनियाद पर उनको 10-10 साल की कैद सुनाई गई, उस हवाले से अपील दायर की गई थी। 2 रुकनी बेंच जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक साहब पर मुश्तमिल ये बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस अपील को सुन रहा है और आज की जो समाअत थी उसमें सलमान सफ्दर साहब जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से वकील थे, उन्होंने तिया पाचा किया है इस सारे मुकदमे का। उन्होंने FIR भी पढ़कर सुनाई, ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़कर सुनाए अदालत में, जो तकरीर थी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की। और जब ये सारी चीज़ें सामने रखेंगे और फिर उन्होंने जो कानून है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसको भी बेसिकली पढ़कर अदालत के अंदर सुनाया गया। तो फिर उसके बाद जजेस बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा यार इसमें तो बेसिक चीज़ें ही आपने, जो जज साहब हैं जिन्होंने मुकदमा सुना, कि उन्होंने तो बेसिक चीज़ों का एड्रेस ही नहीं किया कि आप मुझे बताएं। ये जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का है, किस रियासत को, बैरूनी रियासत को इस तकरीर का फ़ायदा हुआ। और फिर जब पूछा गया वकला से कि जो असल साइफर था, साइफर के अंदर था क्या आपने देखा या पढ़ा है उसको, तो वकला ने कहा कि नहीं जी, हमें तो कोई इस तरह की कॉपी शेयर नहीं की गई, वो तो उसको नाम दिया जाता था ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसको शेयर नहीं किया जा सकता। तो फिर जज साहब ने कहा कि जब आपके पास ही वो कॉपी नहीं है, जब ऑफिशियल जो था आपका साइफर था, जब आप वकला को ही नहीं दिया गया, तो फिर केस किसके ऊपर बनाया गया, ये किस बेस पर ये केस बना। तो बड़ी हैरत का इजहार किया दोनों जजेस ने। दूसरे जजेस का तो मैं नहीं कह सकता। बहरहाल अभी जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की जानिब से सामने आए हैं और सारे जो यूट्यूबर्स हैं या जो मीडिया पे आप लोगों को देखेंगे वो यही बात कर रहे हैं कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं और अब इस केस की समाअत कल दोबारा होनी है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है आज की समाअत से तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी यूट्यूबर्स थे वहाँ पे या जो मीडिया के लोग थे, सारे के सारे ये कह रहे हैं कि बड़ा हौसला अफजा नताइज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, कि जजेस के जो रिमार्क्स हैं उससे वाज़े तौर पर यह नज़र आता है कि मुकदमे को उसकी जो
मेरिट्स हैं उनके मुताबिक नहीं सुना गया और मुकदमे को एक बड़ा जल्दबाजी में एक ट्रायल किया गया और जो ट्रायल बनता नहीं था उस ट्रायल के ज़रिए दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को सज़ा 10-10 साल की सुनाई गई। सो जनाब बज़ाहिर ये लगता है कि ये केस इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल शेर अफजल मरवत साहब से बढ़ जाएगा और लेकिन इसमें कोई ये समझे कि इमरान खान साहब जो फ़ौरन बाहर आ जाएंगे तो ये सच कोई बड़ी कोई मुझे नहीं लगता कि इतना पॉसिबल है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड वाला केस उसको अंदर टॉप गियर में डाल दिया गया। अब उसके अंदर कन्विक्टेड जो है वो हो जाएंगे, इमरान खान साहब को कन्विक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी जानब तोशा खाना वाला केस है, तो जल्द रिहाई तो मुमकिन नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट इस केस को जो है वो कहीं ना कहीं एक किसी साइट पे लगा दिया जाएगा। और जजेस की रिमार्क से भी आज जो है वो वाजे हुआ है। और हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान में जितने भी सियासी केसेज हैं जो सियासी बुनियादों पर बनते हैं, चाहे किसी के भी खिलाफ हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हों, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ हों या किसी भी सियासतदान के खिलाफ हों, उनको नहीं बनना चाहिए। और ऑब्वियसली जब सियासतदानों का एहतसाब की बात आती है तो सियासतदानों का एहतसाब इसको मुल्क की 24 करोड़ आवाम बेहतर कर सकती है, उन्होंने किया भी है। अब नवाज शरीफ साहब को अब देख लें, नवाज शरीफ साहब साहबारीना बन चुके हैं और इसी तरह बहुत सारे सियासतदान, राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं और बहुत सारे सियासतदान हैं जो इस इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके। तो वो बेसिकली एहतसाब था और वह एहतसाब किसने किया? पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम ने किया। तो ये अगर हम ये सारी जिम्मेदारी डाल दें पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के कंधों पर कि आपने ये एहतसाब की जिम्मेदारी निभानी है, तो आई डोंट थिंक कि इस मुल्क के अंदर कोई गलत होगा। सियासतदान एक आएगा 5 साल लगाएगा, अगर वो कोई परफॉर्मेंस अपनी देगा तो वेल, नहीं देगा तो अगली दफ़ा उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। सिस्टम एक बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सिस्टम होना चाहिए, एक अच्छा प्रोसेस हो जिस तरह यूरोपीय मुल्कों में होता है, ये बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आवाम को अपनी मर्जी से वोट डालने का हक दिया जाए। उसके बाद सियासतदान जो परफॉर्म करेगा वेल वो रहेगा सिस्टम के अंदर, नहीं परफॉर्म करेगा तो उसको आवाम उठा के बाहर फेंकेगी। तो जब तक ये सिस्टम राइज नहीं होता तो मुल्क के अंदर शायद वो जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो मॉडल एक अपनाने की कोशिश की थी, जिस बेस पर पाकिस्तान को बनाया था, गालिबन हम उस जाने पर नहीं जा सकेंगे। और 75 सालों में ऑब्वियसली अगर नहीं जा सके तो फिर आने वाले भी अगर हम ये कहेंगे 1-5 साल की हुकूमत पूरी करने से या 2 टर्न्योर पूरे करने से ये सिस्टम तब्दील हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक ऐसा होने जा रहा है। सो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा सियासतदानों को भी, हमारे अदारों को भी, हमारी आवाम को भी, अदलिया को भी, तमाम मिलकर इस मुल्क को इस गंभीर सूरत हाल से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क इंशाअल्लाह इस मसले से निकल जाएगा और अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान दुनिया की जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है उनकी सफ़ों में खड़ा हो जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और जनाब वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।